नमस्कार और एक बार फिर आपका स्वागत है भारत सरकार की मूक्स पहल के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण प्रबंधन के सिद्धांत में। आज हम हैं लेक्चर 23 पर और हम बात कर रहे हैं संसाधन आवंटन एवं स्तरीकरण की। इस पाठ्यक्रम के मॉड्यूल यहाँ दिखाए गए हैं और हम लोग प्लानिंग एवं शेड्यूलिंग के मॉड्यूल पर विचार कर रहे हैं। निर्माण कार्यों की जब हम प्लानिंग करते हैं तो ये प्लान या तो समय उन्मुख टाइम ओरिएंटेड या संसाधन उन्मुख रिसोर्स ओरिएंटेड होते हैं। इन दोनों में संबंध भी होता है। अभी तक इस पाठ्यक्रम में हमने अधिकांशतः टाइम ओरिएंटेड शेड्यूलिंग की चर्चा की है। हालांकि पिछले लेक्चर में सामग्री एवं मशीन की प्लानिंग को इस चर्चा से जोड़ने का प्रयास भी किया गया था। आज के लेक्चर में हम मानव संसाधन की प्लानिंग को भी इससे जोड़ने का प्रयास करेंगे। जहाँ तक संसाधनों की शेड्यूलिंग का सवाल है, यद्यपि गतिविधि की अवधि और आवंटित संसाधनों में निकट संबंध होता है कि कितने संसाधन, किस उत्पादकता के संसाधन हमने किसी गतिविधि में लगाए, उस गतिविधि को पूरा करने की जो अवधि है वह उस पर निर्भर करती है। किंतु नेटवर्क आरेखों से परियोजना की अवधि का अनुमान लगाते समय संसाधनों की उपलब्धता पर सीमित ध्यान ही दिया जाता है। परियोजनाओं में संसाधनों की कमी अक्सर देखी जाती है। इसके कई कारण हो सकते हैं। संसाधनों की वास्तविक कमी हो जाए, आपने सोचा था कि हमें इतनी सीमेंट चाहिए होगी, मार्केट से सीमेंट गायब हो जाए, वहाँ पे उसकी उपलब्धता कम हो जाए, स्टील की उपलब्धता कम हो जाए, आपने सोचा था ये मशीन हमको मिल जाएगी, लेकिन साइट पर पहुँचने में उस मशीन में देरी हो, प्रतिस्पर्धी मांगे हो जाएं कि सीमेंट यहाँ भी चाहिए, सीमेंट वहाँ भी चाहिए। तो इन सब बातों से परियोजनाओं में संसाधनों को आवंटित करने की आवश्यकता होती है। निर्माण परियोजनाओं के प्रबंधन में संसाधन की प्लानिंग और उसका आवंटन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए एक सरल उदाहरण से हम परियोजना में गतिविधियों के लिए मानव संसाधनों के आवंटन से जुड़े सिद्धांतों और परिणामों को देखें। आगे बढ़ने से पहले हम क्लास 8 या 9 में कुछ जो कॉन्सेप्ट कराए जाते हैं यूनिटरी मेथड के, उनका रिवीजन करते हैं। यह हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जो कार्य होता है, वर्क, उसका एक परिमाण होता है, मात्रा होती है, जिसको कि हम मैन डेज में कन्वर्ट करते हैं। अर्थात अगर 50 क्यूबिक मीटर काम होना है, अर्थवर्क होना है, और हमें पता है कि उत्पादकता 1 क्यूबिक मीटर पर मैन डे है, कि एक व्यक्ति एक दिन काम करेगा तो 1 क्यूबिक मीटर अर्थवर्क करेगा, तो हम कहते हैं कि 50 क्यूबिक मीटर के अर्थवर्क में 50 मैन डे का कार्यभार है। इसी सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए हम शेड्यूलिंग में कैसे जोड़ते हैं, यह कुछ उदाहरणों के साथ देखेंगे। एक प्रोजेक्ट में 4 गतिविधियां हैं, A, B, C और D। A और B किसी पर निर्भर नहीं करती, C A पर निर्भर करती है और D B पर। कार्यभार जैसा कि अभी हमने देखा मैन डेज में मापा गया है और A के लिए 500, B के लिए 200, C के लिए 300 और D के लिए 200 अनुमानित किया गया है। साथ ही साथ अगर हम यह मान लें कि A और C में विशेषज्ञता T1 के श्रमिकों की आवश्यकता होती है और B और D में विशेषज्ञता T2 के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इस बात पर भी हमने पहले चर्चा की थी कि निर्माण परियोजनाओं में तरह तरह के विशेषज्ञताओं के श्रमिकों की आवश्यकता होती है। हमें कारपेंटर भी चाहिए, हमें बार बेंडर चाहिए, मेसन चाहिए, इलेक्ट्रिशियन चाहिए। तो कई प्रकार के लोग हमको एक परियोजना को पूरा करने में सहायता करते हैं। तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि A और C, इसमें हमें T1 विशेषज्ञता के लोग चाहिए और B और D में T2 विशेषज्ञता के श्रमिकों की आवश्यकता है। प्रश्न ये है कि परियोजना की अवधि निर्धारित करें। यदि परियोजना के लिए 10 श्रमिक T1 और 10 ही श्रमिक T2 के उपलब्ध हैं और इस संसाधन परिनियोजन पर टिप्पणी करें।
तो टिप्पणी करने से पहले हम देखेंगे कि आखिरकार इस छोटे से प्रोजेक्ट का नेटवर्क क्या है। ए और बी परस्पर इंडिपेंडेंट हैं, किसी पर निर्भर नहीं है। ए के बाद सी आती है और बी के बाद एक्टिविटी है डी। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ए और सी इस लूप में T1 विशेषज्ञता के लोग चाहिए और इस लूप में T2 विशेषज्ञता के लोग चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं और निर्धारित करते हैं कि यदि 10 श्रमिक हम सभी एक्टिविटीज़ में लगा दें, अर्थात प्रारंभ में T1 विशेषज्ञता वाले 10 श्रमिक और T2 विशेषज्ञता वाले 10 श्रमिक गतिविधि A और B के लिए आवंटित किए जाएं। अर्थात हम जब A करने जा रहे हैं और B करने जा रहे हैं तो ये दोनों एक संग शुरू करें और A में T1 के 10 लोग लगाएं और B में T2 के 10 लोग लगाएं। A और B के पूरा होने के बाद T1 और T2 श्रमिकों को समान संख्या अर्थात 10 में क्रमशः गतिविधि C और D में आवंटित कर दें। अर्थात जब A समाप्त हो जाए तो ये तमाम श्रमिक एक्टिविटी C में चले जाएं और जब B समाप्त हो जाए तो ये तमाम श्रमिक एक्टिविटी D में चले जाएं। यह मानते हुए हम परियोजना के समय का अनुमान लगा रहे हैं। तो अगर हम ये 10 श्रमिकों की बात करते हैं और यहाँ पर कार्यभार दिया हुआ है तो समय यहाँ पर निकल कर आता है। अगर हम श्रमिकों की संख्या 10 ही रखते हैं तो कार्यभार यहाँ दिया हुआ है, समय दिनों में यहाँ पर दिए हुए संख्याओं में निकल कर आता है। इस बात को एक्टिविटीज़ ऑन एरो, ये नेटवर्क मैंने बहुत क्रूड तरीके से अभी बनाकर दिखाया था आपको, ए और सी, बी और डी, जिसमें कि अब यह पता चला कि 50 दिन और 30 दिन, 20 दिन और 20 दिन लगेंगे। इस नेटवर्क से हमको ये तो पता चलता है कि ए और सी क्रिटिकल एक्टिविटी हैं। यहाँ पर पहुँचने के लिए हमें 50 दिन लगेंगे, 50 दिन के बाद हम शुरू करेंगे और 80 दिन में ये प्रोजेक्ट समाप्त कर देंगे। बैकवर्ड पास से ए और सी में कोई फ्लोट नहीं है तो यहाँ पर 50 ही रहेगा, लेकिन इस पाथ में हम इस गतिविधि को 20 पर नहीं बल्कि 60 पर शुरू कर सकते हैं। यह गतिविधि यद्यपि 20 पर शुरू की जा सकती है किंतु हम उसे 60 पर शुरू कर सकते हैं। 60 से अधिक देरी नहीं होनी चाहिए। अभी तक की जो श्रमिकों के डिप्लॉयमेंट की जो सोच थी वह इस चित्र में दिखाई गई है। हमने T1 विशेषज्ञता वाले श्रमिकों का डिप्लॉयमेंट कैसे किया? 10 लोग थे जो कि हमने डे 1 शुरू से ही लिए और 50 दिन तक, जब तक गतिविधि ए चली उनको गतिविधि ए में रखा और यहाँ पर उनको गतिविधि सी में शिफ्ट कर दिया। उसी प्रकार विशेषज्ञता T2 वाले श्रमिकों को भी हमने 10 की ही संख्या में रखा था और एक्टिविटी बी शुरू से ही शुरू की थी, अर्थात 0 पर शुरू किया था और बी के ख़त्म होने के बाद उनको डी में शिफ्ट कर दिया था। तो ये है हमारे श्रमिकों का डिप्लॉयमेंट। हमारी साइट पर 80 दिन का प्रोजेक्ट है जहाँ पर कि लगातार T1 के 10 लोग एम्प्लॉयड हैं, T2 के लोग 10 की संख्या में मात्र 40 दिन तक ही एम्प्लॉयड हैं। एक बार फिर से दोहरा दें कि T1 और T2 दोनों ही श्रमिकों की तैनाती आवश्यक अवधि तक एक समान ही रखी गई है। अब प्रश्न उठता है कि इस प्रकार की उपलब्धता न तो संभव होती है और न ही संभवतः वांछनीय। तो न तो हम इस प्रकार से प्रोजेक्ट की शुरुआत से लेकर अंत तक एक ही संख्या के श्रमिकों को ला पाएंगे और न ही शायद यह डिज़ायरेबल है, वांछनीय है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि परियोजनाओं में निर्माण के शुरुआती चरणों में पर्याप्त धन एवं अन्य संसाधन जुटाना संभव नहीं होता है। इसलिए यह कहना कि हम शुरू से 10 लोग एम्प्लॉय करेंगे और लगातार उसी लेबर फोर्स के साथ काम करते रहेंगे, यह मुश्किल होता है। अक्सर निर्माण गतिविधियां परियोजना के बीच के चरणों में होती हैं और इसलिए उनके आरंभ में संसाधनों की तैनाती में क्रमिक वृद्धि अर्थात ग्रेजुअल इंक्रीज और बाद में
उसी प्रकार से धीरे धीरे कमी करना, इस बात की संस्तुति की जाती है। तो ये कहना कि हम डिप्लॉयमेंट कांस्टेंट रखेंगे समय के साथ, इसकी जगह यह अधिक श्रेयस्कर होगा कि हम उसको धीरे से बढ़ाएं, एक पीक पर ले जाएं और धीरे धीरे उस डिप्लॉयमेंट को कम करें। हाँ, ये बात अवश्य है कि इस लाइन के नीचे का ये जो क्षेत्रफल है, एरिया है, यह हमको उस कार्य का जो टोटल वर्कलोड है वो बताता है। अगर हम इस लेवल की वर्कफोर्स रखते हैं तो इतने समय में यह कार्य समाप्त होगा। अगर हमको अपनी वर्कफोर्स इस प्रकार से वेरी करनी है, बदलनी है, और ये समय हम एक संग रखना चाहते हैं, तो हमें अपनी पीक वर्कफोर्स कम करनी होगी या अधिक करनी होगी। यह मैं आपके लिए स्वयं सोचने का एक विषय छोड़कर जाता हूँ। इस पर संभवतः आगे कभी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग अपने उदाहरण पर वापस लौटते हैं और यहाँ दिखाया गया है ए और सी को निर्धारित समय अर्थात 80 दिन में पूरा करने के लिए श्रमिकों की संख्या यदि हम न्यूनतम 5 से शुरू करके अधिकतम 15 पर ले जाएं और फिर अंत में घटाकर 5 पर कर दें, तो ये हमारा डिप्लॉयमेंट होगा। अर्थात 0 से 20 दिन हम 5 लोगों से काम करें, 21 से 30 तक 10 से, 31 से 60 तक 15 से, 61 से 70 फिर 10 और 71 से 80 तक 5। तो हमने एक ग्रेजुअल इंक्रीज किया और ग्रेजुअल डिक्रीज किया। यह कोई आवश्यक नहीं है कि ये सिमेट्रिक हो, हम इसको एसिमेट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं, किंतु यह जो वर्कलोड था वो जहाँ का तहाँ ही रहा। यहाँ पर ए और सी में भेदभाव नहीं किया गया है। जब वहाँ का वर्कलोड समाप्त हो जाएगा तो वही श्रमिक हैं जो कि गतिविधि सी पर चले जाएंगे। और इसी प्रकार की चर्चा T2 श्रमिकों के डिप्लॉयमेंट को लेकर भी की जा सकती है। यहाँ पर न सिर्फ इस संख्या को 10 पर कांस्टेंट रखने पर विचार करने की आवश्यकता है, पर यह भी आवश्यकता है कि हम ये सोचें कि आखिरकार हम इस गतिविधि को 40 दिनों में क्यों पूरा करना चाहते हैं। क्योंकि जो नेटवर्क हमने बनाया था उसके अनुसार ए और सी तो क्रिटिकल हैं, बी और डी क्रिटिकल नहीं है। तो अगर हमें यहाँ पर 80 दिन में ही पहुँचना है तो क्या हम इस 10 की संख्या को कम कर सकते हैं? अगर हम इस 10 की संख्या को कम कर देंगे तो स्पष्ट है कि यह 40 आगे बढ़ जाएगा, लेकिन उसमें हमको कोई समस्या नहीं है क्योंकि ए और सी वाला लूप तो 80 तक जा रहा है। वहाँ पर चाहे हम कांस्टेंट डिप्लॉयमेंट करें या हम क्रमिक वृद्धि और उसको कम करने की बात करें। यह एक्सरसाइज मैं आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़ देता हूँ। तो आइए हम लोग रिसोर्स लेवलिंग की बात करें। रिसोर्स लेवलिंग विभिन्न गतिविधियों के बीच संसाधनों को इस तरह से आवंटित करने की प्रक्रिया है जिसमें प्रोजेक्ट की अवधि को ध्यान में रखते हुए संसाधनों की अधिकतम आवश्यकता को कम करने का प्रयास किया जाता है। एक उदाहरण के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करें। यहाँ दिया गया है 7 गतिविधियों का एक नेटवर्क। प्रत्येक गतिविधि की अवधि दिनों में एरो पर दी गई है और उनकी दैनिक मानव संसाधन आवश्यकता का उल्लेख ब्रैकेट में किया गया है। तो एक्टिविटी ए है जो कि 13 दिन चलेगी और उसके लिए 2 श्रमिक चाहिए। एक्टिविटी बी 5 दिन की है और उसमें 3 लोग चाहिए। एक्टिविटी सी 5 दिन है, 4 लोग चाहिए, इत्यादि। अब प्रश्न ये है कि गतिविधियां अगर अपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम EST पर शुरू होती हैं तब, और गतिविधियां अगर अपने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम LST पर शुरू होती हैं, इन 2 स्थितियों में तो परियोजना के लिए रिसोर्स प्रोफाइल अर्थात किस प्रकार से हमें लेबर डिप्लॉयमेंट करना होगा, यह बदलता है कि नहीं बदलता है। इसका एक इशारा तो मैंने पिछले उदाहरण में आपको किया, लेकिन इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं उसको स्पष्ट करना चाहता हूँ।
पहले तो फॉरवर्ड पास और बैकवर्ड पास का उपयोग करके नेटवर्क का विश्लेषण कर गतिविधियों का EST और LST ज्ञात करना होगा। तो ये यहाँ पर दिखाया गया है कि एक्टिविटी A, B, C, D, E, F, G इन गतिविधियों का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम और ड्यूरेशन वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो इस विश्लेषण से यह स्पष्ट हो जाता है कि गतिविधियां A, D और G क्रिटिकल हैं, अर्थात हमारा क्रिटिकल पाथ ये है A, D और G। परियोजना की अवधि 35 दिन है। यहां पर हम 35 दिन पर पहुंच रहे हैं। 2 लूप हैं B और E के और C और F जो कि A पर निर्धारित हैं और दोनों का ही समापन एक्टिविटी G के लिए आवश्यक है। तो आइए अब देखते हैं कि यदि गतिविधियां EST पर शुरू होती हैं तब उनको कैसे दर्शाया जाएगा और उनका लेबर डिप्लॉयमेंट क्या होना चाहिए। तो जहां तक एक्टिविटीज़ के बार चार्ट में चित्रण का सवाल है वो यहाँ किया गया है और A, D और G एक के बाद एक यहाँ पर दिखाई गई हैं। गतिविधि A यहाँ तक है, फिर उसके बाद D है, फिर G है और जो दोनों लूप हैं B, E के और C, F ये दोनों शुरू हो सकते हैं एक्टिविटी A समाप्त होने के बाद। तो इनको अपने अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पर ही शुरू किया गया है। वो बात दूसरी कि वो जब भी समाप्त होंगे तो यहाँ पर समाप्त हो जाएंगे। तो आइए अब देखते हैं कि इस स्थिति में लेबर डिप्लॉयमेंट क्या होगा। वो यहाँ पर दिखाया गया है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जब एक्टिविटी A चल रही थी वहाँ पर डिप्लॉयमेंट 2 लोगों का है और वो 2 की संख्या यहाँ दिखाई गई है। यहाँ से एक्टिविटी B और C भी शुरू हो जाएंगी जहाँ पर कि 3 लोग यहाँ, 4 यहाँ और 2 यहाँ, अर्थात यहाँ से लेकर यहाँ तक हमको 9 लोगों को एम्प्लॉय करने की आवश्यकता होगी। 4 और 3 7 और 2 9। यहाँ पर ये थोड़ा बदल जाएगा क्योंकि E और F में 3 लोगों की आवश्यकता तो है किंतु E पहले समाप्त हो जाएगी, अर्थात यहाँ पर 8 और फिर 5 फिर 2 और यहाँ से 4 लोगों की आवश्यकता होगी। इस बात को अगर हम एक ग्राफ के माध्यम से दिखाएं तो EST पर शुरू होने की स्थिति में मानव संसाधन प्रोफाइल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर है। यहाँ से लेके यहाँ तक हमें 2 लोग चाहिए, फिर हमारे 9 लोग होंगे, कुछ दिन के लिए 8, फिर 5, फिर यहाँ कम होंगे, फिर यहाँ पर 4 लोगों की आवश्यकता होगी। तो क्या ये डिस्ट्रीब्यूशन हमारे लिए सबसे उचित है? इस बात पर चर्चा करने से पहले हम दूसरी स्थिति को भी देखते हैं जहां पर कि हमारी गतिविधियां अपने लेटेस्ट स्टार्ट टाइम से शुरू होंगी। इसके लिए आवश्यकता है G के आरंभ में विलंब न हो। इसके लिए आवश्यक है कि B और E का लूप, C और F का लूप दोनों ही यहाँ पर समाप्त हो जाएं, अर्थात B कम से कम यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए और C कम से कम यहाँ से शुरू हो जानी चाहिए। ध्यान रहे कि इनके अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम यहाँ पर थे क्योंकि दोनों ही लूप एक ही समाप्ति पर शुरू किए जा सकते हैं। इस स्थिति में हमारे लेबर की जो डिप्लॉयमेंट है वो यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, फिर 6, 9, 8 और फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 4। इस बात को अगर हम ग्राफिकली दिखाते हैं तो कुछ इस प्रकार लेबर डिप्लॉयमेंट दिखता है। अब बात यह भी है कि यह कोई आवश्यक नहीं है कि दोनों ही लूप या तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम पे शुरू हों या लेटेस्ट स्टार्टिंग टाइम पर ही शुरू हों, क्योंकि इस उदाहरण में B और E में 5 दिनों का फ्लोट है और C और F का जो लूप है उसमें 2 दिनों का फ्लोट है। अतः इस बात को ध्यान में रखकर ही एक्टिविटीज़ को शेड्यूल किया जाना चाहिए। यह बात संसाधन पर नियोजन, डिप्लॉयमेंट को तय करने में भी
सहायक हो सकती है और पीक डिमांड को कम कर सकती है, जैसा कि अभी हम देखेंगे। यह चित्रण है गतिविधियां C और F को EST पर शुरू करना और गतिविधियां B और E को उनके LST पर शुरू करने की स्थिति में। B और E तो LST पर शुरू हो रहा है, जबकि C और F EST पर शुरू हो रहा है। इस स्थिति में यदि हम अपना लेबर डिप्लॉयमेंट देखते हैं तो यहाँ से लेके यहाँ तक 2, फिर 6, फिर 8, 5, 4 यह निकल कर आता है। तो ये है एक कंपैरेटिव एनालिसिस, तुलना हमारे रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन की। जबकि हम नॉन क्रिटिकल एक्टिविटीज़ अगर उनको हम अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम पर शुरू करते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम पर शुरू करते हैं, और एक कॉम्बिनेशन कुछ एक्टिविटीज़ EST पे शुरू करें और कुछ एक्टिविटीज़ LST पर शुरू करें। इन स्थितियों में हमें कितना संसाधन किस समय प्रोजेक्ट में चाहिए होगा, इससे हमको पता चलता है कि मात्र एक्टिविटीज़ की शेड्यूलिंग करने से जो हमारी पीक रिक्वायरमेंट यहाँ पर 9 थी, यहाँ भी 9 थी, वो यहाँ पर 8 आ जाती है और प्रोजेक्ट की जो ड्यूरेशन है, अवधि है, वो 35 दिन ही रहती है। तो अगर हम एक न्याय संगत तरीके से अपने एक्टिविटीज़ को शेड्यूल करते हैं तो हम पीक डिमांड उसको कम कर सकते हैं। तो आज हमारा फोकस इसी बात पर था कि किस प्रकार हम अपने पीक डिमांड को कम कर सकते हैं। हमेशा की तरह यहाँ पर कुछ उपयोगी प्रकाशित पुस्तकें दी गई हैं जो कि आपको इस पाठ्यक्रम के मटेरियल को समझने में सहायक सिद्ध होंगी। धन्यवाद। नमस्कार।